Very good morning to all of you. My name is Dr. Prakash Tiwari, Assistant Professor, Coordinator IRS ISRO Outreach, Department of Environmental Science, Kamala Nehru Institute of Physical and Social Sciences, नया के सुल्तानपुर। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं लॉ, और ये जो लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं ये इन्वायरमेंटल लॉ है। और इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ने और इन्वायरमेंटल लॉ के लिखने का तरीका क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। इन सारे कंटेंट को हम अंग्रेजी में भी बना सकते हैं, पर ये ज़रूरी है कि ये कंटेंट सरलता से सभी बच्चों को पहुँचे, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस कई सारे कॉलेजेस में ओपन है। तो इन्वायरमेंटल लॉ की शुरुआत करते हैं। तो पहले है कि इन्वायरमेंटल लॉ की कहानी क्या है। तो कहानी ये है कि जब भारत में पर्यावरण को लेकर कानून पहले से था, पहले से कानून था जो, तो उस कानून में मद्रास वाइल्ड लाइफ एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट दोनों आते हैं। और उसके बाद से आप जब पहला जो है आपने बनाया, हमने फॉरेस्ट को का जो कंजर्वेशन का तरीका था उसके लिए स्वतंत्र भारत में 1951 में पहला जो है 1951 में पहला वन महोत्सव बना। और वो वन महोत्सव एक टर्निंग पॉइंट था फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट के लिए, जैसे एक्टों के लिए। पर 1972 में जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, ऊपर एक आई बटन में आ रहा होगा ऑप्शन, उसको आप देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट साइंस। तो उसमें क्या हुआ कि 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जब इंडिया की तरफ से लोग गए, तो कौन गया? तो तिवारी कमेटी गई। तिवारी कमेटी क्या थी? नारायण दत्त तिवारी की एक कमेटी थी जो कि इंदिरा गांधी के रेफरेंस को लेकर गई, और उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी हमारी। तो गई और वहाँ पर स्टॉकहोम में देखा कि दूसरे देशों में एयर पे भी एक्ट, वाटर पे भी एक्ट, सॉयल पे भी एक्ट, नॉइज पे भी एक्ट, इन्वायरमेंट का अपना खुद का अलग एक्ट। तो उस कमेटी ने पार्लियामेंट को सजेस्ट किया कि हम लोगों को भी एक ऐसा एक्ट डिज़ाइन करना चाहिए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र के बाद से जो फुल फ्लेज्ड एक्ट बना, वो पहला एक्ट बना द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। अब ये वाटर एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए कि आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम करिकुलम को पहले कवर करेंगे, तो उसमें आता है कि वाटर एक्ट लिखिए। अब मान लीजिए कि वाटर एक्ट 20 नंबर या 15 नंबर के क्वेश्चन में है, चाहे आपका सेमेस्टर सिस्टम हो चाहे ईयरली हो, इट डजेंट मैटर। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए है जो इन्वायरमेंटल लॉ उनके सिलेबस में है, चाहे वो बीएससी इन्वायरमेंट साइंस हो चाहे वो एमएससी इन्वायरमेंट साइंस हो। लिखने का तरीका क्या होगा, ये सारे बच्चों के लिए ओवरऑल नेशनल लेवल पे। तो अब क्या है कि हम हेडिंग डाले, द क्वेश्चन आया डिफाइन डिस्क्राइब वाटर एक्ट। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम वाटर एक्ट। तो 1972 के बाद जो कॉन्फ्रेंस का आउटपुट हुआ स्टॉकहोम का इंडिया के रेफरेंस में, तो हमारे पास कानून बनना शुरू हो गए। तो जो हमारा पहला कानून था वो था द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम गौर करेंगे, और वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं। आर्टिकल के साथ क्लॉज लगता है, क्लॉज के साथ सब क्लॉजेज लगता है। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है आर्टिकल 252(1)(a। तो आर्टिकल है 252(1) है क्लॉज और ए है सब क्लॉज। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 252(1) और रोमन में आप 1 डाल सकते हैं। सेक्शंस के साथ सब सेक्शंस और सबऑर्डिनेट सेक्शंस लगते हैं। जैसे 21(a) आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप 21(1) इस तरह भी कहीं कहीं पे लिख सकते हैं। एक्ट के अंदर कुछ चीजें और भी महत्वपूर्ण है, उसको हम आगे देखेंगे लिखने के तरीके को। देखिए, कुछ माइनर सी चीजें होती हैं जो मेजर इंपैक्ट डालती हैं। लिखने का तरीका में वही है, और लॉ में लिखने का तरीका ये है कि जो जहाँ से आपने, जैसे मान लीजिए कोई सेक्शन से आपने कुछ चीज़ों को लिखा, तो उस सेक्शन को आप नहीं चेंज कर सकते हैं।
उस सेक्शन को आप नहीं चेंज कर सकते। अगर आपने कोई सेक्शन, जैसे इसमें लिखा कि सेक्शन 21A, अब 21A जिसके निमित्त होगा उसी को आप वहां लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही जगह आपने बी कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, कट जाएगा। यही गलती करते हैं लोग। अब एक्ट क्या है? अगर हम एक लॉ को बुक मान लें तो एक्ट उसका चैप्टर है, और चैप्टर के अंदर जो लेसन्स होते हैं उनको हम रूल कहते हैं। एक्ट को कैसे फॉलो करें वही तरीका रूल कहलाता है। एक्ट को कैसे फॉलो करें वही तरीका रूल कहलाता है। रूल एक्ट को इफिशिएंटली वर्क करने में मदद करता है। जब कहीं पे एक्ट को इफिशिएंटली वर्क करने में रूल मदद नहीं कर पाता, वहीं पर अमेंडमेंट्स लगते हैं, संशोधन होते हैं। अब देखिए, आपने क्वेश्चन का आंसर देना शुरू किया तो पहले आप ऐसे लिखेंगे, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ठीक इसी तरह देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 इंप्लीमेंटेड ऑन 23 मार्च 1974। चैप्टर देखिए रोमन में दिख रहा होगा, चैप्टर 8 सेक्शन 64। अमेंडमेंट इसमें 2 बार हुआ है, 1978 1988 में, अंडर आर्टिकल 252(1). क्या है? क्लास। आर्टिकल के साथ क्लास लगता है। अब 1 के आगे ए लिख दे तो सब क्लास हो जाएगा। GSR नंबर 6 ऑफ 1974। अब अगर ये एक्ट की जगह पे रूल होता तो चैप्टर न्यूमेरिक्स में लिखे रहते, जैसे सेक्शन 64 लिखा है तो यहां पे 8 बना होता। ठीक है। अब अगर ये रोमन में लिखा है, अब अगर इस चैप्टर को आप, ये मैं पेन ले लूं जरा, अब ये जो चैप्टर 8 है आपका, इसी 8 को अगर हम ऐसे लिख दें, सॉरी, अब अगर हम इसी चैप्टर को 8 के आगे हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो वो शेड्यूल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। बहुत माइनर सी चीज़ें और बहुत चीज़ों को कहते हैं ना कि जो है मात्रा का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये आपका इंट्रोडक्शन। अब आइए कंटेंट में। अब हम मेरा कंटेंट जो है वो है कि लॉ में हम जान गए कि टोटल 8 चैप्टर है, वाटर एक्ट में 8 चैप्टर है। अब 8 चैप्टर के हेडिंग्स हैं, हर चैप्टर का अपना हेडिंग है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, चैप्टर 3 है ज्वाइंट बोर्ड, चैप्टर 4 है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड, चैप्टर 5 बात करता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, चैप्टर 6 बात करता है फंड्स अकाउंट एंड ऑडिट, चैप्टर 7 बात करता है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स, चैप्टर 8 बात करता है मिसलेनियस की। तो इस पार्ट 1 के स्लाइड में हम चैप्टर आपका 3 तक पढ़ेंगे। अब चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है आपका प्रिलिमिनरी, और प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल। हर लॉ में चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी होगा और प्रिलिमिनरी का सेक्शन 1 होगा शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल में क्या लिखा जाता है? शॉर्ट टाइटल में जो आपने यहाँ ये कहानियाँ पढ़ी, इसी कहानी को आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे आप लिखेंगे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। अब उसमें आप लिखेंगे दिस एक्ट इज नोन एज, अब अगर ये रूल होता तो लिखते आप दिस रूल इज नोन एज, दिस एक्ट इज नोन एज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। It was implemented on 23rd March 1974 with 8 चैप्टर, और इस 8 को आप EIGST लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे चैप्टर इज इक्वल टू, और यही चीज रोमन वाला 8 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 64 सेक्शंस, 64 आप लिखेंगे अल्फाबेट में और ब्रैकेट के आगे लिखेंगे सेक्शन is equal to 64 bracket close, and amended twice in 1978 1988 under article 252(1)
ऑफ GSR नंबर 6 ऑफ 1974। इसी चीज़ को आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कई तरीके से आप लिख सकते हैं। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, दिस एक्ट इज नोन एज द वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड और इम्प्लीमेंटेड ऑन 23 March 1974 under Article 252(1) GSR number 6 of 1974 with Chapter 8 Section 64. It was amended twice in 1978, 1988. ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी का सेक्शन 1। सेक्शन 2 है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? परिभाषा। परिभाषा में आएगा कि बहुत सारी डेफिनेशन है। लॉ में सभी चीज़ों को परिभाषित किया गया है, क्योंकि लॉ खुद में ही अनुशासन है और उस सारे डेकोरम को एक साथ कलेक्ट करके ही चलता है। तो अब हमने इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लिखे हैं, सेलेक्टेड टॉपिक्स को इसमें कंसीडर किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता और आपको आंसर देना है 20 नंबर का। फिलहाल बहुत सेलेक्टेड को हम लोग रख रहे हैं। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन। सेक्शन 2A बोर्ड। बोर्ड क्या? इट मीन्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ज्वाइंट बोर्ड। 3 बोर्ड इसमें होते हैं। ज्वाइंट बोर्ड पूरे लॉ में केवल वाटर एक्ट में पाया जाता है और किसी अनदर एक्ट में ज्वाइंट बोर्ड नहीं होता। फिर सेक्शन 2D ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर सेक्शन 2DD। अब देखिए डबल डी है ना, ये डबल डी गलत नहीं लिखा है, इसमें है ये डबल डी, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। आउटलेट। सेक्शन 2E, सेक्शन 2 सबसेक्शन E पोल्यूशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन K ट्रेड इफ्लुएंट। अब देखिए 2 के बाद D, D के बाद E के बाद K लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बीच का जो है सेक्शन ही नहीं होगा, है अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उसको नॉन इम्पॉर्टेंट थे इसीलिए मैंने उसको कंसीडर यहाँ पे नहीं किया है। उससे ये लॉ और बड़ा हो जाता। जैसे 8 चैप्टर है, अगर हम लॉ पढ़ाना चाहें तो 8 वीडियो अलग अलग बनेंगे। अब बोर्ड्स के बारे में 3 बोर्ड्स इसमें हैं, तो आप लिखेंगे सेक्शन 2A बोर्ड डैश, इट मीन्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इट मीन्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इट मीन्स ज्वाइंट। ऑक्यूपायर क्या है? अब देखिए लॉ को पढ़ने का एक सबसे बेहतरीन और मज़ेदार तरीका, मान लीजिए कि ये मेरा घर है, फिलहाल मैं डिपार्टमेंट में हूँ, तो ये मेरा घर है और इसको मैं मान लेता हूँ इंडस्ट्री। अब लॉ पढ़िए, तो अब आप और अपनी इंडस्ट्री मानिए, तो अब आप हो गए इसके ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर मीन्स ओनर ऑफ द प्रीमिसेस। ओनर ऑफ द प्रीमिसेस मतलब कि जिसके नाम का खसरा खतौनी और कागज होगा तो उसको ओनर ऑफ द प्रीमिसेस और ऑक्यूपायर कहा जाता है। पोल्यूशन आउटलेट क्या है? अब मेरे इंडस्ट्री से किसी भी प्रकार का लिक्विड इफ्लुएंट नाली के माध्यम से, सीवर के माध्यम से बाहर निकल रहा है तो वो आउटलेट में काउंट होता है। अब चाहे वो आउटलेट क्लोज पाइप हो या ओपन हो या किसी भी प्रकार की ओपनिंग, किसी भी प्रकार की ओपनिंग जिससे लिक्विड इफ्लुएंट बाहर निकल रहा है हमारे प्रेमाइसेस से, वो आउटलेट कहलाता है। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन में अब चूंकि हम वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो वाटर का एक नेचुरल पैरामीटर है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो अगर किसी भी एक्टिविटी से कोई भी चीज़ हम उस पानी में डिजॉल्व करें, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी, उसके डिजॉल्व होने से पानी की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो वो पानी पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। यदि कोई भी कंपोनेंट को हम डिजॉल्व करें और वो पानी एग्रीकल्चर, फिशरी और जो है ह्यूमन यूज़ के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता, वो पोल्यूशन के कैटेगरी में आता है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे से एक आदमी ने पूछा, एक गिलास पानी मंगाया, उसने उसमें उंगली अपनी डिप कर दी और निकाल लिया। कहा ये पानी क्या हुआ? हम कहा पोल्यूट हो गया। कहे हाउ? हम कहे आपके नेल्स में मौजूद बैक्टीरिया उसके कल्चर को, उसमें मौजूद कोलीफॉर्म कंटेंट को इंक्रीज कर देंगे, वो पोल्यूट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो पानी के पोल्यूशन की डेफिनेशन इतनी सेंसिटिव रखी गई है। कोई भी तरीके का आप इंपाउंड करेंगे, नेचुरल पानी का हैबिटेट चेंज हुआ तो वो पोल्यूशन कैटेगरी में आएगा। ट्रेड इफ्लुएंट क्या हुआ? अब मान लीजिए मेरी इंडस्ट्री है ये, और इस इंडस्ट्री में उतनी स्पेस नहीं है, तो हमने क्या किया कि हम
अपने एफ्लुएंट को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूसरी जगह भेज रहे हैं उसके लिए, ट्रीट के लिए। तो ट्रीटमेंट के लिए जब हम दूसरी जगह पे भेजेंगे तो वो एफ्लुएंट ट्रेड एफ्लुएंट कहलाएगा। अब इसमें एक चीज़ समझिए, एक KNIPSS फरीदीपुर में है, एक KNIPSS मेन ब्रांच आपका सुल्तानपुर में, रतनपुर में है। अब जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, उस समय पढ़ा रहा हूँ, ये मान लीजिए दोनों प्रीमिसेस के मालिक तो हमारे मैनेजर जी हैं। अब दोनों प्रीमिसेस में अगर वहाँ पर फरीदीपुर प्रीमिसेस में उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगाई, उसका कोई वेस्ट मटेरियल ट्रीट होने यहाँ आएगा, तो क्या वो ट्रेड इफ्लुएंट कैटेगरी में आएगा? क्योंकि दोनों ही प्रीमिसेस एक ही आदमी का है। जी हाँ, आएगा, क्योंकि वो सिविल ज्यूरिडिक्शन को क्रॉस करता हुआ आ रहा है। मतलब वहाँ पे हाईवे है, वहाँ पे आपका रोड निकला हुआ है, वहाँ पे सरकारी इलाकों को टच करता हुआ आएगा। तो अब वो वहाँ का कचरे लिक्विड इफ्लुएंट को, चाहे वो कंटेनर से, चाहे वो शिप से, चाहे वो किसी भी माध्यम से, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, कोई चैनल से यहाँ तक पहुँचाए, तो वो ट्रेड इफ्लुएंट में काउंट होता है। प्लेन से भी आएगा तो ट्रेड इफ्लुएंट होगा, ये जान लीजिए। तो ट्रेड इफ्लुएंट की ये परिभाषा है। कोई भी इफ्लुएंट जो जिस जगह पे जनरेट हो रहा है उस जगह को छोड़कर कहीं ट्रीट हो रहा है तो वो ट्रेड इफ्लुएंट में आता है। अब आइए चैप्टर के बारे में। चैप्टर 2 सेंट्रल स्टेट बोर्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन की बात कहता है। इसमें 12 सेक्शन है, तो यू डिडंट नीड टू राइट ऑल द 12 सेक्शंस इन योर कॉपी। You should select 2 or 3 most important sections which you write in your copy as per your notes or as per your examination point of view. तो हमने इसमें 2 चीज़ों को सेलेक्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड, और बाकी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड क्या है कि सेंट्रल बोर्ड का गठन कैसे होगा उसकी जानकारी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड क्या है, स्टेट बोर्ड का गठन कैसे होगा उसकी जानकारी। टर्म्स एंड सर्विस ऑफ द मेंबर, टर्म्स एंड सर्विस ऑफ द मेंबर मतलब कि उस व्यक्ति या मेंबर की क्या कंडीशंस होगी जो पर्टिकुलर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में होगा, उसकी टर्म्स क्या होंगे, किस टर्म्स के अंदर वो काम करेगा। डिसक्वालिफिकेशन क्या है, हु आर द पर्सन एलिजिबल फॉर डिसक्वालीफाइंग, उसके बारे में जानकारी दी गई है। कोई सीट अगर कोई मेंबर रिटायर हो जाता है या वैकेंट हो जाती है तो उसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, वो है। मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स, बोर्ड की मीटिंग को कौन कॉल करेगा, ऑब्वियसली मेंबर सेक्रेटरीट या MS कॉल करते हैं। और इसके बाद से ये क्या नाम है आपका, उनका मिनट्स का रिकॉर्डिंग होता है, मिनट्स काउंट किए जाते हैं, मिनट्स के बारे में डिटेलिंग की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, अब मान लीजिए कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लखनऊ में CPCB को आदेश किया कि गोमती पोल्यूट हो रही है सुल्तानपुर की, इसके ऊपर जांच बनाई जाए, तो जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। अब यह कमेटी क्या हुई, ये यही कमेटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। छोटी छोटी कमेटियां कैसे बना के जांच की जाती है। फिर टेम्पोररी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, टेम्पोररी किसी को कैसे एसोसिएट किया जाए। जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में EIA का प्रोसीजर चल रहा था जिसमें ईंट के भट्टे लगने थे, तो सुल्तानपुर में लगना था, तो उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए मुझे कंसीडर किया क्योंकि मैं ही इकलौता बंदा हूं जो यहाँ एनवायरनमेंट को देखता हूं। तो उन्होंने DM के रिकॉल किया कि भाई डॉक्टर प्रकाश तिवारी को बुलाया जाए और वो एनवायरनमेंट के बारे में EIA की जानकारी हमसे लें और दें और शेयर करें और वेरीफाई करें। फिर ये टेम्पोररी एसोसिएशन हुआ। फिर वैकेंसी इन द बोर्ड, अगर बोर्ड में वैकेंसी है तो वैकेंसी को कैसे फुलफिल किया जाएगा। मेंबर सेक्रेटरी एंड ऑफिसर्स की कुछ अटैचमेंट होता है, कुछ उनका लीगल रिक्वायरमेंट होता है, उसके बारे में सेक्शन 12 में दिया गया है। अब आइए सेक्शन 3 पे, जो कि मेजर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड। एक बोर्ड में क्या होगा, जैसे एक घर में क्या होता है, माता पिता बच्चे दादा दादी, वही कहानी यहाँ भी। अब आप भी यही समझिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड में एक फुल टाइम चेयरमैन होगा, 5 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, 5 मेंबर नॉमिनेट होंगे स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, 3 मेंबर नॉमिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री, फिशरी और इन्वायरमेंट से रहते हैं, 2 पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे कॉरपोरेट को, इंडस्ट्री को, वो भी नॉमिनेट होंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड में भी सेम प्रोसीजर है।
एक फुल टाइम चेयरमैन होगा और ये फुल टाइम चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। 5 मेंबर होंगे नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट। 5 मेंबर, अब यहाँ पर जो 5 मेंबर होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे फॉर फंक्शनिंग ऑफ लोकल अथॉरिटीज। अब यहाँ पे था देखिए स्टेट गवर्नमेंट का, अब यहाँ पे है लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। इसके बाद से आइए 2 पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ 3 मेंबर नॉमिनेट होंगे फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री फिशरी से स्टेट गवर्नमेंट के। फिर 2 पर्सन नॉमिनेट होंगे कंपनी से, 2 पर्सन नॉमिनेट होंगे टू कंट्रोल एंड मैनेज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी नॉमिनेट बाय दैट गवर्नमेंट। मतलब 2% कोऑपरेशन के नॉमिनेट होंगे, इसमें से एक सेंट्रल का होगा एक स्टेट का होगा। एक चीज और इसमें सेक्शन 4 में कोट किया गया, अमेंडमेंट है ये, कि स्टेट बोर्ड यूनियन टेरिटरी में कार्य नहीं करता है, सेंट्रल बोर्ड ही स्टेट बोर्ड के पावर को लेकर यूनियन टेरिटरी में काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, अब आपको यूनियन टेरिटरी भेजा जा रहा है, तो आप यूनियन टेरिटरी में जो भी नियम कानून लगाएंगे वो स्टेट बोर्ड के अंतर्गत लगाएंगे। पर कंट्राडिक्शन देखिए, स्टेट बोर्ड वहाँ वर्क नहीं कर सकता, स्टेट बोर्ड वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता। पर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल बोर्ड का मेंबर है, तो वो स्टेट बोर्ड का कानून लेकर वहाँ पे काम करा सकता है। इससे क्या होता है कि स्टेट बोर्ड इंक्रोच नहीं कर पाता। इसके बाद आपका कोई भी यूनियन टेरिटरी होगा, उसमें कोई भी व्यक्ति वर्क करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के अंतर्गत वर्क करेगा, और जो उसका पेमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। ऐसा ना है कि आप सोचिए कि आप यूनियन टेरिटरी में गए तो आप स्टेट बोर्ड के अंदर काम कर रहे थे, आपको सैलरी स्टेट बोर्ड, ना 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 ना, वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नहीं मिलेगा, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही सैलरी आपको मिलेगा। फिर चैप्टर 3 है जॉइंट बोर्ड। जॉइंट बोर्ड कंस्टिट्यूट होता है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, इन केस ऑफ डिस्प्यूट। वाटर एक्ट में ही जॉइंट बोर्ड है, इसलिए क्योंकि रिवर इज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ 2 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज और यू स्टेट रन यूनियन टेरिटरी। जैसे कावेरी जल विवाद, जैसे आपका पंजाब और ये हरियाणा का जल विवाद, तो ये सब जल विवादों के लिए जो है जो बोर्ड गठित होगा तो उसको हम जॉइंट बोर्ड कहते हैं। जॉइंट बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। जॉइंट बोर्ड हमेशा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए वर्क करता है जहां पे डिस्प्यूट का मैटर होता है। अब जॉइंट बोर्ड का कंपोजिशन क्या रहेगा? जॉइंट बोर्ड का कंपोजिशन रहेगा, इसमें फुल टाइम चेयरमैन, 2 ऑफिशियल्स फ्रॉम स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय बोथ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 1 पर्सन ईच फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग लोकल अथॉरिटी। सेम चीज स्टेट बोर्ड का चल रहा है, 1 नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट, 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कंपनीज एंड 1 फुल टाइम एमएस, मेंबर सेक्रेटरीट का यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होगा। सीपीसीबी में एमएस की पावर सबसे ज़्यादा होती है। चेयरमैन एक आईएएस होता है और आईएएस के अंदर एमएस होता है और एमएस के अंदर ये सारे वर्क होते हैं। इसके बाद से हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो कवर करेगा चैप्टर 4 को और ऑनवर्ड्स। तो इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो इसमें नीचे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दिया हुआ है। ये सभी इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चों के लिए है। किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री कॉलेज का बच्चा इसको पढ़ सकता है, चाहे वो बीएससी कर रहा हो इन्वायरमेंटल साइंस से, एमएससी कर रहा हो, अगर उसके करिकुलम में ये चीज़ें हैं तो। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक